कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी रविवार को पूरे जोर शोर से मैदान में उतरी। कांग्रेस ने पूरे देश में संकल्प सत्याग्रह किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। दिल्ली के राजघाट पर जुटे कांग्रेसी नेताओं में सबसे तीखे तेवर कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के नजर आए। अपने भाई और परिवार का बचाव करते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रियंका गांधी ने कई सवाल भी उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा, संसद में मेरे पिता का अपमान किया गया, मेरे भाई को मीर जाफर जैसा नाम दिया गया, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देहरादून नगर निगम के टाउन हॉल में टूरिस्ट संदेश फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद से समृद्धि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर लेखक सुभाष चंद्र नौटियाल की पुस्तक उत्तराखंड में चकबंदी के अप्रतिम नायक गणेश सिंह गरीब जी के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम में लगे पहाड़ी उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड वासी जानते हैं कि एक्ट ऑलरेडी इन प्लेस है। इम्प्लीमेंटेशन में उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कृषि प्रधान हैं हम लोग और कृषि को बढ़ावा देना है और उसको इम्पेटस अगर हमको देना है तो बहुत आवश्यक है कि हम चकबंदी को भी एक ऑप्शन देखें। तो अब हम देखेंगे इसमें हम आगे किस तरह से सरकार के साथ बैठ के कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, आसानी से इम्प्लीमेंट हो। पुश करना मुझे नहीं लगता सही है। एक ओपिनियन बने जनता के बीच में, लोग इस पर अपना विचार दें कि वो क्या चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और उसके बाद फिर इस पर हम लोग सरकारें इस पर काम करें। अगर जो भी पूरे प्रदेश में जो गांव अपनी इच्छा से चकबंदी कराने को तैयार हैं वो अपने प्रस्ताव दें। तो अभी मैं सही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा याद है कि 83 हो सकता है, इससे ज़्यादा हो, इतने गाँव के प्रस्ताव आ गए थे जो तैयार थे कि हमारे गांव में करवाइए साहब, हम तैयार हैं पूरा गांव। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इतना मत डरो भाई, कम से कम जो खुद तैयार हैं उनके यहाँ तो लागू करो चकबंदी अधिनियम और नियमावली। तो उसके लिए अब क्या करने की ज़रूरत है वो मैंने माननीय अध्यक्षा जी से भी ये रिक्वेस्ट कर दी है कि ज़रूरत ये है कि एक तो हम रिक्विजिशन करें कि हम चकबंदी निदेशालय बनाएं और चकबंदी अधिकारियों की नियुक्तियां करें जिलों में, जिन्होंने की चकबंदी को मूर्त रूप देना है धरातल पे। तो उस समय मेरे चकबंदी अध्यक्ष रहते हुए हमने 500 कुछ पदों का रिक्विजिशन भी भेज दिया था निदेशालय के लिए और जिलों के चकबंदी अधिकारियों के लिए। तो वो रिक्विजिशन भेजने की ज़रूरत है, चकबंदी अधिकारी नियुक्त करने की ज़रूरत है, तब जाके वो चकबंदी अधिकारी जो चकबंदी अधिनियम और नियमावली बनी है उसको ज़मीन पे लागू करेंगे और सबसे पहले वहाँ लागू करेंगे जहाँ से लोग खुद तैयार हैं। इसलिए सरकार का डर भी जाता रहेगा और जब वहाँ हो जाएगा 2-4 साल बाद तो लोग अड़ोस पड़ोस के गाँव वाले खुद बोलेंगे नहीं मेरे गाँव में भी कराओ, मेरे गाँव में भी कराओ। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि अगर लोगों को सही जानकारी के साथ जागरूक किया जाएगा तो चकबंदी के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए चकबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कह सकता हूं कि इससे विकास के रास्ते खुलते हैं और सरकार भी इसके लिए समय समय पर प्रयास कर रही है कि चकबंदी हो जाए। और आज निश्चित रूप से अगर उत्तराखंड राज्य के अंदर चकबंदी को सरकार जिस तरह से प्रमोट करने की कोशिश भी कर रही है और आगे जो नौजवान हैं हमारे या जो उत्तराखंड में रहने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो ये गांव में निवास करने वाले हैं, ये जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उन सब से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें बड़े मन से इसमें आगे आना पड़ेगा और निश्चित रूप से ये प्रगति के द्वार खोलेगा, ये समृद्धि के द्वार खोलेगा अगर हम चकबंदी पर ध्यान देते हैं। और जो पहाड़ आज सूना पड़ा है, जो वहाँ की छोटी छोटी जोतें आज जो है बंजर पड़ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड एक हरा भरा और एक सुंदर हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है यदि चकबंदी हो। सरकारों की इच्छा शक्ति की बात है। अब हर सरकार ने स्वीकार किया, निर्णय लिया। अब मैं समझा आज जितना चकबंदी की बातें हो रही, लेकिन सरकार के पाले में पहले पड़ी हुई है, सरकारों ने स्वीकार किया। उसका काम है कि वो करे, क्योंकि चकबंदी के बिना, चकबंदी का मतलब सीधा आता है ज़मीन। किसान तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक उसके पास ज़मीन नहीं। किसान के पास ज़मीन है तो विकास है, ज़मीन है तो अन्न है, ज़मीन है तो जीवन है। तो कुल मिला के ये सब
कुछ बचाना है तो उसके लिए चकबंदी अनिवार्य है, तो इसका काम होना चाहिए। असल में सरकार नहीं चाहती कि यहाँ के गांव, यहाँ का किसान खुशहाल हो, खुशहाली आए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ की ज़मीन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले लीज पर कैसे दें, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं ये किस तरह से गांव छोड़े, पलायन करें, और इनको ये जो बड़े सेठ हैं, पैसे वाले लोग हैं, इनके लिए घरेलू नौकर कैसे उपलब्ध कराएं, ये उनका हित साधना सरकार का ध्येय है, ऐसा मुझे लगा है, मेरा अध्ययन ये बताता है। EPF 95 उत्तराखंड के पेंशन धारकों को एक दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 26 मार्च को गुरु नानक वेडिंग पॉइंट सुभाष रोड देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्र संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत शामिल हुए। पेंशनरों ने अपनी मांगों के समर्थन में 15 मार्च 2023 को देश भर में रास्ता रोको आंदोलन भी किया। NSC मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र पिछले 1553 दिनों से कार्मिक अनशन भी जारी है। ये आज हमारा जो अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है, ये प्रांतीय अधिवेशन जो है EPF 95 पेंशनरों का अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अशोक रावत जी और प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी उपस्थित हैं, और आज यह अधिवेशन हमारे पूरे देश के लिए जो है एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि जो हम लोगों के द्वारा 15 मार्च को जो आंदोलन किया गया था, और आगे जो हम लोगों के द्वारा जो आंदोलन की जो उग्र आंदोलन की जो रणनीति तय की जानी है, वो आज इस सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों के द्वारा जो है उसकी बुनियाद रखी जाएगी। इसी के तहत हमारे जो कमांडर अशोक रावत जी हैं, उन्होंने 27 और 28 तारीख को दिल्ली के अंदर में CBT की एक बैठक चल रही है। उस बैठक में यदि इस देश के पेंशनरों के लिए अगर कोई सम्मानजनक निर्णय नहीं लिया गया तो 28 तारीख को वहाँ पर शक्ति भवन में जो है एक उग्र प्रदर्शन वहाँ पर किया जाएगा, और आगे की रणनीति भी इसमें तय की जाएगी। लगभग 7 साल से हमारा भारत सरकार के विरुद्ध चल रहा है। इसमें हमारी डिमांड है कि कर्मचारी को कम से कम मिनिमम पेंशन जीने के लिए 7,500 प्लस दिया जाए। इसका राष्ट्रीय नेतृत्व अशोक रावत जी और वीरेंद्र रजावत जी इसके राष्ट्रीय सचिव हैं, जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अभी हमने पीछे घंटाघर पे पूरा रास्ता रोको आंदोलन किया था, जो हमारा बहुत बड़ा सफल आंदोलन हुआ था, और पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हुआ। अभी 28 तारीख को हम दिल्ली में CBT की बैठक में EPF कार्यालय के बाहर धरना देंगे, और भारत सरकार को यदि वृद्धों को पेंशन नहीं दी तो भारत सरकार को उसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। लोग तो चाहे वो विधायक हैं, सांसद हैं, अपनी 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, और रोज़ बढ़ोतरी पेंशन में हो रही है, लेकिन जो कर्मचारी है जिसने 38 से 40 साल सेवा की, उसको एक हमारी डिमांड है कि हम ज़्यादा नहीं, 7,500 जो हमारा पैसा कटा हुआ है उस पैसे भी हम पेंशन मांग रहे हैं। हमारे पैसे का ब्याज देते हैं, लेकिन हमारा जो पैसा है उसका भी ब्याज पूरा नहीं देती भारत सरकार, और EPF जो हमारे साथ बदमाशी कर रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हायर पेंशन के ऑर्डर किए, लेकिन EPF ने आज तक वो ऑर्डर निगमों के कर्मचारियों के लिए नहीं किए हैं। इसलिए इस देश का 70 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहा है, जो रिटायर्ड है, और कम से कम 159 विभाग हैं, जिन 159 विभाग का कम से कम 7 लाख कर्मचारी जो है पेंशनर है, जिसको इसमें जो है अभी आगे 160 लाख कर्मचारी है, जो पूरे भारतवर्ष में है, जिसको फैक्ट्री हैं, जो प्रेस का साथी है, जो आप लोग भी हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, आप भी इससे गवर्न होते हैं, तो सबके ऊपर लागू होता है कि कम से कम मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस दिया जाए। तब तक हम लोग इसको नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़े। तो ये जो आज की सभा हो रही है, ये हमारा संगठन का उत्तराखंड में ये 3रा वार्षिक अधिवेशन है, और ये अधिवेशन पूरे उत्तराखंड स्टेट से, हर ज़िले से यहाँ पे लोग आए हैं, और दूसरे स्टेट के भी लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, काफ़ी स्टेट के, महाराष्ट्र लोग आए हुए हैं। और हमारे जो पेंशन का मुद्दा है, जिसके ऊपर आज हमारी लड़ाई चल रही है केंद्र सरकार के साथ, उसी के ऊपर चर्चा के लिए सत्र रखा गया है। अभी कल CBT की कल और परसों मीटिंग है दिल्ली में, और परसों हम लोग CBT के मीटिंग में बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं,
आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारे 15 तारीख को पूरे देश में आंदोलन हुए, कम से कम 250 जगह पे रास्ता रोका वृद्ध लोगों ने, और उन पर ये स्थिति लाई है सरकार ने कि हमें जाकर आज रास्ते पर उतरना पड़ रहा है 60, 70, 75 की उम्र में। तो ये जो स्थिति सरकार या इस सिस्टम ने लाई है, उसके विरोध में सभी वृद्ध समाज आज देश का खड़ा हुआ है और एक बैनर के नीचे आया है राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो कि आज भारत में वृद्धों की सबसे बड़ी संगठन है, बल्कि विश्व में है। और इतनी बड़ी संगठन आज बुल्ढाना में 1554 दिन हुए लगातार श्रृंखला अनशन चल रहा है। सरकार को अभी तक हमारी दखल सरकार ने नहीं ली है, कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। हम प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिले, उन्होंने 2 बार हमें आश्वासित किया, प्रामाणिकता से किया, संवेदनशीलता से किया, और श्रम मंत्री से हम 20 बार मिले कम से कम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुए, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी से बातें हुई, कम से कम 1.5 घंटा चर्चा हुई। उन्होंने भी, सभी लोग आश्वासन दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। आज हमारे हर रोज़ 200 लोग मर रहे हैं, और इसी स्थिति में आज हम लोगों ने उत्तराखंड का, हमारे सुरेश जी डंगवाल जी ने उत्तराखंड का ये अधिवेशन रखा, और इसमें बाकी स्टेट के भी हमारे लीडर्स आए हुए हैं, और यहाँ पे तय होगा अगले आंदोलन का कार्यक्रम, और यहीं से शुरू होगा, ये देवभूमि से शुरू होगा हमारा अगला शंखनाद। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने से बौखलाए कांग्रेस के लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गांधी चौक में विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन किया। इससे पूर्व कांग्रेस के लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से गांधी चौक तक विरोध मार्च निकाला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी के विरोध में नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। नवरात्रों के मौके पर कोतवाली मसूरी के प्रांगण में मसूरी पुलिस के अथक प्रयासों से मां भगवती की मूर्ति स्थापित की गई, जो सभी लोगों के दर्शन के लिए खोली गई है। प्रातः हवन पूजन के साथ मां भगवती की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने मां भगवती का प्रसाद ग्रहण किया। जी, आज मूर्ति स्थापना हुई है। 3 दिन पहले से इसकी पूजा चल रही थी। ये हमारे पुलिसकर्मियों ने अपने निजी सहयोग से, हमने जो कोने में एक निष्प्रयोज्य जो कोना पड़ा हुआ था, उसको हम लोगों ने अपने सहयोग से इसको एक सुंदर रूप दिया है और मूर्ति स्थापना की। और ये हम पुलिस वालों की तरफ से मसूरी को समर्पित है। यहाँ के सभी जनता के लिए, यहाँ के रहने वाले सबके लिए माँ का आशीर्वाद बना रहे और सभी सुखी रहे। नगर पालिका परिषद ने जवाहर एक्वेरियम के निकट कूड़ाघर को हटाकर वहां पर 3 दुकानें बना दी, जबकि पूर्व में एमडीडीए के वीसी ने स्थान को महिला शौचालय बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर पालिका और एमडीडीए की बैठक हुई। इसमें इन 3 दुकानों के स्थान पर महिला शौचालय बनाने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन नगर पालिका ने एनओसी नहीं दी और वहां पर 3 दुकानें बनाकर आवंटित कर दी। यहाँ पर अजय सिंह नेगी ने दुकान खोल रखी थी। जब उसे तोड़ने लगे तो उन्होंने कड़ा विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी और उनकी दुकान से सामान बाहर निकलवाकर दुकान का शटर तोड़ दिया और महिला शौचालय और दिव्यांग शौचालय का बोर्ड लगा दिया। ये सर नगर पालिका द्वारा दी गई, नगर पालिका द्वारा दी गई है मेरे को। मेरे खोखा था तो 40 साल पहले वो टूटा था, उसके एवज में इन्होंने बोला था यहाँ पे मुझे ये दे दिया गया था। मेरे पास बाकायदा नगर पालिका से कागज़ हैं, जो कि ये है जी, ये नगर पालिका ईओ साहब ने साइन करके दे रखे हैं कि ये दुकान उनको दे दी जाती है। ये मेरे 1,73,000 रुपये मैंने ये जमा करा रखे हैं। ये फिर भी एचएम साहब मानने को या कोतवाल साहब कोई सुनने के लिए मेरे राजी नहीं है। ये जबरन मुझे बाहर कराने और सामान वो डरा धमका के बाहर कर रहे हैं कि सामान बाहर कर, नहीं तो मैं तेरे को बंद करा दूँगा। मैं अपनी आत्महत्या भी कर लूँगा जी, तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। आज मैं दुकान से तब हटूँगा जब मैं अपनी आत्महत्या करूँगा, तब मैं हट जाऊँगा। ये तो इन्हें मुझे मानना पड़ेगा तब जाके, जब ये कागज़ की निमानी में कागज़ दिखा रहा हूँ जी। मेरे पास कोई वो नहीं, फ्रॉड काम नहीं है कि मैं कोई जोर जबर करके बैठा हूँ या अवैध कब्जा करके बैठा हूँ। मैंने पूरी जमा करें, ये मेरे पास कागज़ है। ये जाके ये मुझे क्यों जाके नगर पालिका से पूछो कि इसे दुकान कैसे दे दी। मेरे सर कोई फ्री में नहीं दी। 40 साल को खोखा था, वो टूटा गया, उसके आवाज़ में मिला मुझे।
बहुत गरीब आदमी को सभी पेट में लात मारने के लिए राजी होते हैं जी। अमीरों को सब ढूंढे, किसी को जरा टच करके दिखा दो हम मान जाएंगे। और खो के अमीरों को खो कहते कोई नहीं टूटा जी, सिर्फ हम गरीबों को टूटा। आज यहाँ पे आइए फिर इन्होंने ये ड्रामा शुरू कर दिया जी। ये की बैठक हुई थी और जो पूर्व में वीसी साहब की जो यहाँ पे हुई थी, तो इसमें ये निर्देश दिए गए थे कि यहाँ महिला शौचालय बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दुकानों को अलॉट किया गया था, तो उसी क्रम में एमडीडी के द्वारा हमसे जो इन दुकानों को हटाने के लिए हमसे पुलिस और प्रशासनिक सहयोग की मांग की गई थी। उसी के क्रम में आज की कार्रवाई हो रही है और ये तीनों दुकानों को के जो शटर हैं उसको ध्वस्त करके आगे इसमें महिला शौचालय का निर्माण किया जाएगा। प्रोग्रेस है अभी और अब इनका काम भी बढ़ गया है। बीच में बारिश के कारण तो थोड़ा काम डिले हुआ, बट जो टाइमलाइन है उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है और हम 20 अप्रैल तक इस काम को पूरा कर देंगे। नगर पालिका और एमडीडीए के मध्य का मामला है। एमडीडीए के द्वारा जो पहले जो निर्देश दिए गए थे उसके बाद नगर पालिका ने अलॉटमेंट किया है, तो उसके लिए फिर नगर पालिका ने पूर्ण स्वीकृति भी नहीं ली है एमडीडीए से, तो इसी के क्रम में कार्रवाई हो रही है। जनपद पौड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड के संबोधन का सीधा प्रसारण सुना और देखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि नरेंद्र मोदी देश के विकास को लेकर एक प्रेरणा स्रोत हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मृत्यु के बाद ऑर्गन डोनेशन से अन्य जरूरतमंद लोगों को जीवन मिलने की संभावना पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री द्वारा मृत्यु के बाद ऑर्गन डोनेशन से अन्य जरूरतमंद लोगों को जीवन मिलने की संभावना पर चर्चा की गई। ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर नीरज पांथरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का पूर्व के एपिसोड में जहां शिक्षा को लेकर प्रेरणादायक चर्चा की गई थी, तो वहीं बीरों खाल जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में खाल चाल बना जल संरक्षण की दिशा में काम करने को लेकर सम्मानित किया गया था। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 99वें एपिसोड मन की बात को यहाँ पर सभी लोग जो है सुन रहे हैं। और आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर अंगदान किया जाए तो अंगदान से जो है दूसरे का जीवन जो है बच सकता है, और अंगदान करने वालों की संख्या भारत में काफी तेजी से बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये मन की बात का जो एपिसोड है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से पहले मन की बात में शिक्षा पे चर्चा की भी बात की। जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो है परीक्षाएं हो रही थी, तो प्रत्येक बच्चे से जो है मन की बात में जो है रूबरू हुए कि जो है परीक्षा की चर्चा में परीक्षा को किस ढंग से लेना है, टेंशन मुक्त जो है परीक्षा में जो है आपने कैसे रहना है, इसकी बात भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ जो है वार्ता की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उत्तराखंड में जो बेडू है उसके बारे में भी जो है चर्चा की थी। और अपने बीरों खाल में एक खाल चाल बनाने वाले हमारे जिन्होंने की जो है बीरों खाल की उच्च पहाड़ियों पर जो है खालचाल बनाए हैं, उनको भी जो है सम्मानित किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र से, हर प्रदेश से और दूरस्थ क्षेत्र जो हमारा आज गरीब है उससे भी जो है लगातार संपर्क में रहते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है धन्यवाद देता हूं कि जो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं। देव संस्कार अकेडमी में प्रथम वार्षिक महोत्सव मनाया गया। स्कूल संचालकों का कहना है कि कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई का हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि इस बार बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगाकर और पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाकर कोविड-19 के दौरान जो भी पढ़ाई उन्होंने खोई है उसको वापस ला सकें। बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चे का साथ में उसको रोना, क्योंकि एज कम होती है, अपनी माँ को याद करता है बच्चा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चे जो हमारे टीचर हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो बच्चों को बिल्कुल मातृत्व प्रेम दें, बिल्कुल माँ की तरह केयर करती हैं। और हमारे पास इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। माता पिता आकर के बताते हैं कि बच्चे ने आज जो है आप टीचर्स की तारीफ करते हैं कि अपने हाथ से खाना खिलाती हैं टीचर, और वॉशरूम वगैरह का, उनके हैंड राइटिंग का, बेसिक्स का, सब चीज़ों का ध्यान पूरी एक माँ की तरह हमारे यहाँ पे रखा जाता है। सर स्कूल का भी कैंपस आप देख रहे हैं, बिल्कुल नई बिल्डिंग बनी हुई है, हवादार कमरे हैं, लाइट प्रकाश की, बिजली पानी की पूरी व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पर हैं। और हमारा जो टीचर और बच्चे का रेशियो है वो 10:1 है। 10 बच्चों पे 1 टीचर हमारे यहाँ पे रहता है। वॉशरूम्स अलग अलग वॉशरूम्स की सुविधाएं हैं। बाकी जो भी हमारा जो करिकुलम है बहुत ही ऊंचे स्तर का है। बच्चे का जो कर्सिव राइटिंग वगैरह हम बहुत बेसिक्स से लेकर के चलते हैं बच्चे की कर्सिव राइटिंग। एनुअल फंक्शन आया है, हम लोग संस्कार स्कूल से, देव संस्कार हमारा 8 तक स्कूल है। हमारे बच्चे काफी अच्छे हैं, मतलब आज हमारे एनुअल फंक्शन में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और हमारे स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं
उनके लिए स्कूल बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हम सब बच्चों को बहुत प्यार से और एज अ मदर पढ़ाते हैं। जी सर, हमारे स्कूल में सभी बच्चों को एज अ, जितनी भी टीचर्स हैं एज अ मदर ट्रीट करती है, ठीक है। और सारे बच्चे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे, सारे छोटे बच्चे मैं ही देखती हूँ और सब बच्चे इतना प्यार से सीख जाते हैं। और अगर उनको कुछ समझ में ना आए तो हम लोग रात भर यही सोचते रहते हैं उनको कुछ समझ में क्यों नहीं आया। नेक्स्ट टाइम हम जब नेक्स्ट डे आते हैं तब हम यही सोचते हैं कि हम इनको ये चीज़ कैसे समझाएं। मतलब बच्चों का ब्रेन अलग अलग होता है, तो हमें क्या होता है 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे माइंड में कि 10 बच्चे हैं तो उनका सबका माइंड अलग है, सो दैट हमें उन्हें कैसे ट्रीट करना है, कैसे ये चीज़ समझानी है कि उनको समझ में आ जाए।